नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट बनने वाले सभी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पुराने जो पद्धति था वो CGS और MKS पद्धति था। CGS पद्धति और MKS पद्धति जो है इस प्रकार है। लंबाई के लिए प्रारंभ में सेंटी, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड मात्रक का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद MKS पद्धति आया। लंबाई के लिए सेंटी से मीटर बदल दिया गया, द्रव्यमान के लिए ग्राम से किलोग्राम बदल दिया गया और समय का जो है सेकंड से सेकंड ही रखा गया। परंतु आज वर्तमान समय में विस्तृत अध्ययन कर लिया गया है। इस आधार पर वर्तमान समय में दो पद्धति चलती है, एक अंग्रेजी पद्धति और दूसरा है मीट्रिक पद्धति। ये जो है 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी में दार्शनिक प्रणाली प्रारंभ आया जिसे सामान्य मात्रक पद्धति कहा गया। इसके बाद 1875 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मीटिंग रखा गया SI यूनिट के लिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबाई के लिए एक समान मात्रक हो, द्रव्यमान के लिए भी एक समान मात्रक हो। इन सभी को एक समान रखने के लिए 1875 में एक मीटिंग बुलाया गया। उस मीटिंग का नाम रखा गया मीटर कन्वेंशन। ये मीटर कन्वेंशन जो है मीट्रिक पद्धति का ही एक संक्षेप रूप है। संक्षेप मतलब होता है उसका छोटा नाम, शॉर्टकट नाम। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इकाइयाँ कितने प्रकार की होती है। इकाइयाँ जो है दो प्रकार की होती है। पहला होता है मूल इकाई और दूसरा होता है व्युत्पन्न इकाई। दोस्तों, मूल इकाई उसे कहते हैं जो सब उसकी जो इकाई होती है वो अलग अलग होती है, अर्थात जिसे किसी दूसरे इकाई द्वारा नहीं बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल इकाई कहते हैं। और मूल इकाई अर्थात मूल राशि 7 प्रकार की होती है। उसे याद करने के लिए आप इस लाइन को अच्छा सा याद रख लें, LMT ITI VN, LMT ITI VN। आइए अब हम देखते हैं कि वो 7 राशि कौन कौन सी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकीयता, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही वो 7 राशियां हैं जो भौतिक राशि का क्या है? आधार होता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं या मूल इकाई कहते हैं। तो हर जगह पर इतनी लंबा लिखने में हमें परेशानी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे एक प्रतीक के तौर पर लिखा जाता है। तो लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से और विद्युत धारा को I से, ऊष्मागतिकीयता को T से और ज्योति तीव्रता को IV से और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। और इस राशि का जो प्रतीक है, इसकी इकाई जैसे लंबाई है, तो हम किसी भी चीज की जब लंबाई माप रहे हैं, जैसे इस बोर्ड की हम लंबाई माप रहे हैं, तो लंबाई को मापेंगे तो हमें उसकी एक इकाई की जरूरत पड़ती है। तो हम उस इकाई का नाम क्या रखें? तो लंबाई हम मापते हैं, उसे मीटर देते हैं। मीटर अर्थात लंबाई का मात्रक हो गया, इकाई है। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। और समय जो है, समय का इकाई सेकंड होगा। विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिकीयता का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो यहाँ पर भी हम इसे एक संकेत के तौर पर दर्शाएंगे। मीटर को M से, किलोग्राम को kg से, सेकंड को S से, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, कैंडेला को CD और मोल को MOL से। इस मोल को तो आप 11वीं क्लास में आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्मॉल में है और कुछ कैपिटल में है। ऐसा क्यों? जब हम इसका प्रतीक बना रहे हैं तो स्मॉल में ही रहे या फिर कैपिटल में रहे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इसका कारण है कि जिस राशि की खोज जिस वैज्ञानिक ने किया, तो उस वैज्ञानिक के नाम पर जब उस इकाई का नाम रखा जाता है तो उसे हम किस में लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर जितने भी कैपिटल में इकाई है, जो संकेत है, वो क्या है? उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा गया है। और आप हिंदी व्याकरण में पढ़े भी होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात जब किसी व्यक्ति के नाम
का प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल में है ये क्या है, उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा गया है, इसलिए ये क्या है, कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में है। तो ये 7 मूल मात्रक है। उसके बाद में दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक दूसरी भौतिक राशि जिसे एसआई यूनिट के माध्यम से मापा जाए, अर्थात जब किसी हमें जैसे क्षेत्रफल की इकाई बनाना है, उसके बाद में हमें क्षेत्रफल की इकाई बनाने के बाद घन की इकाई बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन 7 राशियों का उपयोग करना पड़ता है। तो जब इन 7 मूल मात्रकों का गुणा भाग करके नई इकाई बनाई जाए उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। उसके बाद में देख लीजिए विमेय विश्लेषण। भौतिक राशि की माप में उपयोग की गई गणना को विमेय विश्लेषण कहा जाता है। दोस्तों आइए अब हम व्युत्पन्न राशि को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, मिडिल क्लास में सीधा आपको एसआई मात्रक को बता दिया जाता है कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। इस प्रकार आपको सीधा मात्रक को बता दिया जाता है। तो आइए आज हम उसे कुछ उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही हम उसमें विमेय विश्लेषण का भी अध्ययन करेंगे। आइए पहला उदाहरण है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, और हमको पता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये m गुणी m। देखिए लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर। अब यदि हम दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, ये m²। इस प्रकार ये बनता है। इसलिए हमको बताया जाता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। अब यदि हम इसका विमेय विश्लेषण का अध्ययन करेंगे तो मैंने पुराना पद्धति में बता रखा है MKS और CDS पद्धति, ये उसी पर डिपेंड होता है। देखिए MLS, M का मतलब होता है मास, मास माने होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार के लिए होता है। अर्थात इसमें क्या देखेंगे, हम उसको किलोग्राम के पर देखेंगे। और ये होता है लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, और S का मतलब होगा सेकंड, सेकंड मतलब होता है समय के लिए। तो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और लंबाई है, कितना है, 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सेकंड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप इसे दूसरे उदाहरण पे अच्छे तरीके से समझ आएंगे। देखिए दूसरा उदाहरण है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हमको पता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को किस पर मापा जाता है, मीटर पर मापा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर गुणित मीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये घन मीटर हो जाएगा। अतः आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। अब यदि मैं इसका विमेय विश्लेषण निकालूंगा तो ये बन जाएगा MLS। इसमें सेकंड नहीं है तो शून्य हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान भी नहीं है तो ये भी शून्य हो जाएगा, परंतु इसमें लंबाई है। और कितने बार लंबाई है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप घनत्व का देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और हमको पता है द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है kg, और आयतन, आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है घन मीटर। तो ये हो गया हमारा घन मीटर। अब एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, जब नीचे की जो राशि है वह ऊपर जाता है तो वो माइनस में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, kg, और ये माइनस में हो जाएगा इस तरीके से। अब यदि मैं इसका विमेय विश्लेषण निकालूंगा तो वो किस तरीके से बनेगा, M, L और S। इसमें मीटर के लिए मीटर नहीं है तो ये क्या, मीटर है, मीटर है, कितने बार है, -3 पर है। अच्छा ये द्रव्यमान के लिए है, तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद में मीटर कितने बार है, -3, और सेकंड क्या है, 0 होगा। आप इस उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम वेग देखते हैं। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को किससे मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है मीटर से, और समय को किससे मापा जाता है, सेकंड से। तो ये हो गया।
अब यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं है, कोई घात नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा, यहाँ पर 1 माना जाएगा। और जब नीचे की राशि को ऊपर किया जाता है तो क्या हो जाता है, वह माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा ms माइनस 1। अब आप इसका MLS पद्धति निकाल सकते हैं। सेकंड है, कितने बार है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पर लंबाई है 1 है और द्रव्यमान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब बल बराबर होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, परंतु न्यूटन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे गति। तो हो जाएगा द्रव्यमान का हो जाएगा kg, और गति बराबर क्या निकला हमारा, यहाँ पर गति बराबर क्या निकला, m बटे s का घात s1। तो ये क्या हो गया, m बटे s का घात s1। इस प्रकार हम SI मात्रक बनाते हैं। अब इसको आप MLS पद्धति पर निकाल सकते हैं। जब यह राशि ऊपर जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बना है। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, kgms का घात -1। अब इसका यदि मैं MLS पद्धति निकालूंगा तो ये बनेगा, सेकंड है, कितना है, -1, लंबाई है 1 बार, द्रव्यमान है 1 बार। इसी प्रकार आपको विमीय विश्लेषण भी निकालना है। आइए अगला देखते हैं दाब। दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। यहाँ पर लिखा है पास्कल के लिए PA। पा मतलब पा लीजिए, अभी जिसको उठा लिए वो आपके आधार पर काम करेगा, तो आप इसको उठा लीजिए। दाब बराबर पास्कल, पास्कल बराबर होता है न्यूटन बटे क्षेत्रफल। आपको न्यूटन क्या होता है यहाँ से पता चल गया। न्यूटन बराबर क्या होता है, न्यूटन बराबर होता है kg बटे m बटे s का घात -s का घात 1। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है मीटर, वर्ग मीटर। तो यहाँ पर इसका भी बटा हो जाएगा वर्ग मीटर। अभी स्पष्ट है, यहाँ पर 1 m और यहाँ पर 1 m कट गया, यहाँ पर 1 m बचा, क्योंकि यहाँ इसका 1 है और इसका कितना है, 2 है। तब ये क्या बच गया, kg बटे s बटे m, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसका विमीय विश्लेषण यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यदि हम देखें, आपके लिए एक होमवर्क है, आप उसे घर में बनाने का प्रयास करें। यदि आप इसको समझ नहीं है तो एक बार बटन को पॉज कीजिए, उसके बाद फिर से इसे रिवाइज कर देखिए, आपको समझ जरूर आ जाएगा। आपके लिए वर्ग है कार्य बराबर होता है जूल, ये हो गया, ठीक है। और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, अर्थात आपको यहाँ पर न्यूटन का मात्रक देना है और मीटर का मीटर रहेगा। इस प्रकार आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं और मात्रक के बाद उसे MLS पद्धति पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अर्थात आप कार्य का SI मात्रक निकालेंगे और स्वतः ही आपके लिए ऊर्जा का भी SI मात्रक निकल जाएगा। इस प्रकार आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। दोस्तों, मैंने यह जो वीडियो है वो कक्षा 8वीं से लेकर के कक्षा 11वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कक्षा 11वीं के जाते तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। धातु का एक टुकड़ा 3 इंच का है, इसकी सेंटीमीटर में लंबाई क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि धातु का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसकी लंबाई कितना है, 3 इंच है, उसको हमें किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में दिखाना है। दोस्तों यहाँ पर सेमी लिखा है, इसका मतलब सेंटीमीटर होगा। तो आइए अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमको गणित की विधि के आधार पर लिखना है। दिया है कि धातु का टुकड़ा कितना है, 3 इंच है। इसी चीज को यदि हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो सेंटीमीटर में हमको पता करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात उसी को हमको ज्ञात करना है। अब हमको पता है, यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। चूंकि 1 इंच, ऐसा हो जाएगा, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं इसको परिवर्तित कर देता हूँ इसको मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर बटे 1 इंच।
क्योंकि जब तक हमें 1 इंच का मान पता नहीं रहेगा तब तक हम 3 इंच का मान कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमने 1 इंच के लिए निकाल लिया, अब हमें 3 इंच के लिए ज्ञात करना है। तो 3 इंच के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 2.54 सेंटीमीटर, या रहने दीजिएगा उसको 1। तब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तब ये बन जाएगा हमारा 3 × 2.54 बराबर लगभग आ जाएगा आपका, आप लोग तो पूरा भाग करना में एकदम एक्सपर्ट होंगे, है ना। 4 × 12 का 2 हासिला 1, 5 × 15 और 1 16 की 6 हासिला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.62 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर होगा। अर्थात हमने इंच को सेंटीमीटर में परिवर्तित किया, तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 5.24 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने उसे गणित विधि पर प्रयोग करके क्या निकाल लिया, 3 इंच का भी हमने सेंटीमीटर में परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार से हमने इंच को किस में परिवर्तन किया, सेंटीमीटर में परिवर्तन किया। आइए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि लैम्डा बराबर क्या होगा, h/mv। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है कि लैम्डा बराबर h/mv। अब हमको पता है जब इसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये इस पक्ष में जाने के बाद इसके साथ गुणा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा h बराबर लैम्डा mv। यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब होगा भार, और इसका मतलब होगा वेग। अब आपको मैंने अभी अभी बताया है, वेग बराबर क्या होता है, m/s, भार kg, और तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा ये मीटर। तो अब हम मान रखकर आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का m इस तरीके से कर देंगे, या तीनों को हम अलग अलग रखेंगे तो भी ठीक है, सीधा ऐसे रख देते हैं। m गुणित भार का हो जाएगा kg, वेग का हो जाएगा गुणित m/s। अब दोस्तों आपको बता दूंगा, यहाँ पर दोनों हैं तो दोनों का एक साथ गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m वर्ग गुणित kg, और ये हो जाएगा s। अब यहाँ पर यदि इसको भी सरल किया जाए तो ये हो जाएगा kg स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नीचे की राशि को जब ऊपर किया जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध हो गया, जो हमें यहीं पर इसी को सिद्ध करना था। अब यदि आपको इसको विमितीय विश्लेषण पर ले जाना है MLS पर, तब आप उसको क्या बनाएंगे। यहाँ पर मास है, कितना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। लेंथ कितना है, स्क्वायर पर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड है, कितना है, -1 पर है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 पर। इस प्रकार आप उसे विमीय विश्लेषण भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया, परंतु हमने उसमें कुछ शब्द पढ़े, जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है। तो आइए अब हम उन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वो चीज़ होता क्या है। तो पहला है द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान और भार एक ही नहीं है दोस्तों, दोनों की जो परिभाषा होती है वो अलग अलग होता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। अर्थात मान लिया जाए ये एक पदार्थ है, तो इस पदार्थ को बनने में जितनी केमिकल की आवश्यकता हुई उतना ही केमिकल इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अर्थात पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह निश्चित होता है, उसमें इसे कहीं पर भी ले जाया जाए तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा एक समान ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु भार क्या चीज होता है, किसी वस्तु पर गुरुत्व द्वारा उत्पन्न बल भार होता है। अर्थात यदि मैं इसका भार देखना चाहूँ तो भार क्या होता है, ये जो भार है वो यहाँ जो नीचे पर जमीन है उस पर कितना गुरुत्वीय बल है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, उनके आधार पर इसका भार निश्चित होगा। तो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर
गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है, अतः इसका भार जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा, जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के सभी जगहों पर एक समान होगा। दोस्तों, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं और भार को वेट कहते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ही ऐसा स्थान है जहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो उल्टा होता है, तो वहाँ की जो पानी है वो उल्टी दिशा में बहता है। तो ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। अब ऐसे ही देखा जाए तो पृथ्वी का 1/6 हिस्सा गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा अपने पास रखता है। तो मान लीजिए मेरा वजन 60 किलो है, तो यदि मैं चंद्रमा पर चला जाता हूँ तो वहां पर मेरा वजन कितना होगा, 1/6 हिस्सा होगा, अर्थात मेरा वजन वहां पर सिर्फ 6 किलो होगा। तो अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण अलग अलग है, तो उसका भार भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, परंतु द्रव्यमान किसी भी स्थिति में उसका अलग अलग नहीं होगा। आइए देखते हैं कि W बराबर mg, ये W क्या है, W है भार, और m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है। अर्थात द्रव्यमान और गुरुत्वीय बल के गुणज के बराबर क्या होता है, भार होता है। आइए अब हम इसको मापेंगे कैसे कि द्रव्यमान कितना होता है और भार कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इनसेट के तौर पर बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन होता है और विश्लेषिक मशीन होता है, इनके द्वारा हम इसे आसानी से शुद्ध माप सकते हैं। आइए अब हम दूसरा देखते हैं, आयतन। आयतन क्या होता है, एएसआई प्रणाली में 1 लीटर 1 घन डेसीमीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 लीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर, और 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। दोस्तों, यदि हम द्रव को माप रहे हैं और द्रव को माप रहे हैं तो उसकी मात्रा कम है, तो हमें छोटी राशि की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, और लीटर जो है एक बड़ी राशि है, तो इस स्थिति में हमें छोटी राशि को ही जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको भी लिख रखा है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1000 मिलीलीटर, अर्थात 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो जब हमें कम मात्रा पर चाहिए तो हम मिलीलीटर का प्रयोग करेंगे, और यदि ज़्यादा बड़ी राशि है तो हम क्या करेंगे, लीटर का प्रयोग करेंगे। ये आप कैसे नापेंगे, तो आप देखेंगे प्रयोगशाला में होता है, ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, और आयतनात्मक फ्लास्क होता है। तो आयतनात्मक फ्लास्क का क्या होता है, ऐसे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता है एक प्रयोगशाला में बर्तन ऐसे। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, आयतनात्मक फ्लास्क कहलाता है। यहाँ पर मैं इनसेट में आपको ब्यूरेट और पिपेट का भी चित्र दर्शा दूंगा। आइए अब हम ताप के बारे में देखते हैं। ताप को अंग्रेजी में टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास अलग अलग इकाई है, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और कुछ एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर रोमर से भी मापा जाता है। तो ताप का जो प्रचलित इकाई है वो अधिकतर सेल्सियस है, अर्थात सामान्य स्थितियों पे देखा जाए तो ताप को हम किससे मापते हैं, सेल्सियस से मापते हैं। तो सेल्सियस को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, सेल्सियस को प्रदर्शित किया जाता है अंश सेंटीग्रेड से, फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित किया जाता है अंश फ़ारेनहाइट से, परंतु केल्विन के लिए सिर्फ के लिखा जाता है, इस पर अंश नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यदि हम देखेंगे तो जल ऐसी या ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। ये देखिए, जल का हिमांक होता है वो 0 अंश सेंटीग्रेड होता है। हिमांक का तात्पर्य होता है हिम माने बर्फ, अर्थात बर्फ जमने का ताप, अर्थात पानी जो है 0 अंश सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और वही पानी को यदि हम 100 अंश सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो वह क्या होता है, क्वथनांक हो जाता है, अर्थात उबलना प्रारंभ कर देता है। तो आइए अब हम देखते हैं अंश सेंटीग्रेड, अंश फ़ारेनहाइट और केल्विन होता क्या चीज है। देखिए, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल तीनों अलग अलग चीज होता है। केल्विन 273 अंश सेंटीग्रेड 0 पर है, और फ़ारेनहाइट 32 अंश फ़ारेनहाइट पर है, अर्थात जल का ताप यदि 0 अंश सेंटीग्रेड पर है, यदि मैं उसे फ़ारेनहाइट पर नापूंगा तो वो 32 अंश फ़ारेनहाइट होगा।
और वह केल्विन पर 273 केल्विन होगा। अब मैं तुलना करूं सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का, तो जब पानी का ताप है वह 0 अंश सेंटीग्रेड है और केल्विन पर वह 273 अंश सेंटीग्रेड है, तो कमरे का ताप की स्थिति क्या होगा। दोस्तों, हम जिस घर में रहते हैं उस कमरे का भी एक निश्चित ताप होता है, तो उस कमरे का ताप देखा जाए तो कमरे का ताप 25 अंश सेंटीग्रेड होता है। अर्थात कमरे का ताप अंश सेंटीग्रेड के आधार पर देखा जाए तो वो 25 अंश सेंटीग्रेड होता है। उसी को यदि मैं केल्विन पर नापूंगा तो वो कितना होगा, 298 केल्विन के बराबर होगा। यदि हम अपने खुद के शरीर का टेम्परेचर मापेंगे अंश सेंटीग्रेड पर तो वो 37 अंश सेंटीग्रेड होगा। यदि हम उसी को केल्विन पर मापते हैं तो वो 310 केल्विन के बराबर होगा। यदि अब हम पानी के क्वथनांक पर चर्चा करें तो यदि हम पानी को उबालते हैं और उसको नापते हैं अंश सेंटीग्रेड से तो उसका ताप कितना होगा, 100 अंश सेंटीग्रेड होगा। यदि हम उसी को केल्विन से मापते हैं तो 373 केल्विन के बराबर होगा। अब इतने उदाहरण को देखने के पश्चात हम एक छोटा सा सूत्र बना सकते हैं कि केल्विन को अंश सेंटीग्रेड में और अंश सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। इसका बनता है केल्विन बराबर अंश सेंटीग्रेड धन 273। इस प्रकार आप इस सूत्र का प्रयोग करके अंश सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को अंश सेंटीग्रेड में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यदि हम तुलना करें अंश सेल्सियस और अंश फ़ारेनहाइट पर, तो देखिए जल का जो हिमांक होता है वो 0 अंश सेंटीग्रेड होता है, परंतु उसी को यदि हम फ़ारेनहाइट पर देखें तो वो 32 अंश सेंटीग्रेड होता है, 32 अंश फ़ारेनहाइट होगा। कमरे के ताप पर देखा जाए तो ये 77 अंश फ़ारेनहाइट। हमारे खुद का शरीर का ताप देखा जाए तो 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर का ताप जो है 2 बार बताया जाता है, या तो 37 अंश सेंटीग्रेड के तौर पर बताया जाता है या फिर 98.6 अंश फ़ारेनहाइट पर। आप इसको क्लियर रखिए, फ़ारेनहाइट पर है तो 98.6 और सेल्सियस पर है तो फिर 37 अंश। यदि अब हम बात करते हैं पानी के क्वथनांक पर, तो देखिए यहाँ पर 212 अंश फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर 100 है। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर यदि मैं 32 जोड़ूंगा तो ये 57 के तौर पर आना चाहिए, परंतु ये 77 है। तो इस प्रकार यहाँ पर 32 जोड़ने से केल्विन की तरह राशि परिवर्तन नहीं होगा। तो अब समस्या होता है कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पर और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पर कैसे परिवर्तन करें। तो मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 सूत्र बताऊंगा। आप उन तीनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र को याद रख करके परिवर्तन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो 3 सूत्र कौन कौन सा है। वो 3 सूत्र है कि अंश फ़ारेनहाइट बटे 9 बराबर, आप इसको देख लीजिए, अंश फ़ारेनहाइट बटे 9 बराबर होगा अंश सेंटीग्रेड प्लस 32 बटे 5। ये एक सूत्र हुआ दोस्तों। आइए अब हम दूसरा सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अंश सेंटीग्रेड बराबर होगा 5 बटे 9 अंश फ़ारेनहाइट प्लस 32। तीसरा सूत्र होगा अंश फ़ारेनहाइट बराबर, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 9 बटे 5 अंश सेंटीग्रेड माइनस 32। इस प्रकार ये जो 3 सूत्र है आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 बटे 9 तो ये माइनस हो जाएगा दोस्तों और ये प्लस हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर रखें। यदि मुझसे ये सब वीडियो बनाने में कहीं पर कोई शब्दों में त्रुटि हो गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए देखें अब हम इसके बारे में बस एक लाइन की और छोटी सी जानकारी है कि ये जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है वो निगेटिव हो सकता है, अर्थात -25 अंश सेंटीग्रेड या -25 अंश फ़ारेनहाइट या -18 अंश सेंटीग्रेड या फिर माइनस अंश फ़ारेनहाइट, परंतु केल्विन कभी भी माइनस पर नहीं होता है। और दूसरा छोटी लाइन जानकारी है कि माइनस की भी जो होता है वो अधिकतम 273 अंश सेंटीग्रेड से और नीचे नहीं हो सकता, अर्थात नीचे तापमान गिरने का अधिकतम मान कितना होगा, -273। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए।